आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया कहाँ से? जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम पर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, मतलब सरकार के दिशा निर्देशांक। तो 1976 में 1976 में जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग राइट्स तो मिला हुआ है, नागरिक को अधिकार तो मिला हुआ है, अब कुछ उनका कर्तव्य को भी दिया जाए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने एक कमेटी सेटअप किया जिसका नाम था स्वरण सिंह कमेटी। पर ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया आया पहले जो सोवियत यूनियन था उसका कॉन्स्टिट्यूशन से। सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन में था कि हर नागरिक को, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स और इक्वल ड्यूटीज़, मतलब हर नागरिक को इक्वल अधिकार और इक्वल कर्तव्य, दोनों बराबर का इम्पोर्टेंस दिया गया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने 1976 में स्वरण सिंह कमेटी का गठन किया गया। अब जब स्वरण सिंह कमेटी का गठन किया गया तो उनका चेयरमैन थे सरदार स्वरण सिंह। स्वरण सिंह कमेटी अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को सौंपी। गवर्नमेंट ने उनका रिकमेंडेशंस माना, सारा नहीं माना पर माना, और 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने कि कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन में ऐड कर दिया गया इसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। एक नया आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम दिया गया 51A, और एक नया पार्ट जिसका पार्ट था 4A। अब ऐसा कुछ कुछ रिकमेंडेशंस था जो कि कांग्रेस पार्टी नहीं मानी। अब वो कौन कौन से थे? पहला था कि स्वरण सिंह कमेटी ने बोला कि अगर कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि सिटीजन्स नहीं मान रहे हैं उनके लिए उनको पनिशमेंट मिले, उनको उनका ड्यूटीज़ ना मानने का दंड मिले। दूसरा था ऐसा कोई भी लॉ जिस पे पेनल्टी, मतलब किसी सिटीजन पे अगर उनका ड्यूटीज़ नहीं किया गया, उन पर वो पेनल्टी डाला गवर्नमेंट, तो ऐसा कोई भी पेनल्टी को किसी भी कोर्ट में अपील नहीं किया जा सके। और तीसरा था टैक्सेस देने का ड्यूटी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होना चाहिए। ठीक है। हालांकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्वरण सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशंस दिए थे और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 रिकमेंडेशंस डाले 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, और एक और डाला गया 2002 में। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन से हैं। पहला नंबर, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, और उसके इंस्टीट्यूशंस और आइडियल्स, उनका जो आइडियल्स है, मतलब जो उनका सम्मान है, जो उनका तंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो तंत्र है, उनको हम लोग को मानना है, उनसे हम लोग को उनका बात मानना है, और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का इज्जत करना है। ठीक है। दूसरा नंबर है नेशनल स्ट्रगल, जो हम लोगों का राष्ट्रीय संघर्ष हुआ आज़ादी के लिए, उसके पीछे जो भी भावना थी, जो उसके पीछे दूरदृष्टि का सोच था, उनको हम लोगों को फॉलो करना है। तीसरा है भारत का भाईचारा, सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी। इसका मतलब भारत का संप्रभुता, एकता और अखंडता को हम लोगों को बचा के रखना है और उनको आगे बढ़ाना है। चौथा है तीसरा है अगर कभी नहीं चौथा है अगर कभी भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो हम लोगों को भारत की या देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना है। पांचवा है हम लोगों को आपस में भाईचारा को बढ़ावा देना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी भाषा में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी अलग अलग सोसाइटी का स्ट्रेटा में हो, जैसे कि ओबीसी, अपर कास्ट, सब में भाईचारा बना के रखना है। छठा नंबर है भारत का जो कंपोजिट कल्चर जो भारत का एक बहुत बड़ा पिलर है, उसको हम लोगों को अपहोल्ड करना है, उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, उसको हम लोगों को बचा के रखना है।
सातवां है, हम लोगों को नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है और उसको आगे बढ़ाना है और उसको अच्छा करना है आने वाले दिनों में। आठवां है, हम लोगों को साइंटिफिक टेम्पर मतलब साइंटिफिक दिमाग, साइंटिफिक भावना ये सब बढ़ाना है। आपस में ह्यूमनिज्म जो नागरिकतावाद होता है ये सब बढ़ाना है। आदमीयता उसको बढ़ाना है। उसके बाद हम लोगों को हर चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहिए, पूछना चाहिए, अपने को रिफॉर्म करना चाहिए, अपने को चेंज करते रहना चाहिए। ये सब हम लोग को पढ़ाना है, डेवलप करना है। उसके बाद 9वां नंबर है, हम लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस मतलब जो सरकार की संपत्ति है उसको तोड़-फोड़ नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी चाहिए। 10 नंबर है, हम लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना है जिससे हम लोगों का देश भी आगे बढ़े। हम लोग को साथ मिल कर के आगे बढ़ना है जिससे देश भी आगे बढ़े। और 11 नंबर जो अभी हाल ही में 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लागू किया गया, वो था हर वो बच्चे जिसका उम्र 6 से लेकर के 14 साल के बीच में है, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार है। वो हम लोगों को एज ए गार्जियन उसको बढ़ावा देना है और उसको बचा के रखना है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये दो तरह का होता है। पहला होता है मोरल नैतिक ड्यूटीज और दूसरा होता है सिविक ड्यूटी जो हम लोग को सब कर्तव्य करना है। जैसे कि हम लोगों को नोबल आइडियाज़ जो कि संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष में काम आए उनको चेरिश करना है, उनको डिपेंड करना है, उनको अच्छा से बढ़ावा देना है। ये हो गया मोरल ड्यूटीज़। और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है, ये एक साइविक ड्यूटी हो गया। हम लोगों जो इंडियन ट्रेडिशन है, माइथोलॉजी है, जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया का उसको बढ़ा के रखना है। हर फंडामेंटल राइट्स जो कि या तो सिटीजन्स या फिर फॉरेनर्स मतलब विदेशी दोनों पे लागू होते हैं या किसी किसी पे नहीं लागू होते, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हर नागरिक पर ही लागू होता है, वो विदेशी पर लागू नहीं होता है। जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि वो जस्टिस के लिए उसमें कोई स्कोप नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म, इसका आलोचना के बारे में। कहा जाता है कि ये नॉन एग्जॉस्टिव मतलब ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें ना कास्टिंग वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हर नागरिक को वोट कास्ट करने के लिए कहे, पे टैक्स पे करने के लिए कहे और फैमिली प्लानिंग करने के लिए कहा जाए। कुछ कुछ ऐसा ड्यूटीज़ होता है जो समझने में बहुत मुश्किल हो जाता है नॉर्मल आदमी को। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो मोरल प्रिसेप्ट है, मतलब बस न, बस मोरल है, मतलब वो बस नैतिकता बस है, भर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये नॉन जस्टिस ये वाले नेचर में। और कोई कोई क्रिटिक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सुपरफ्लूस है, क्योंकि ना तो ये फंडामेंटल है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड था, पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया था। अब कुछ कुछ इसका सिग्निफिकेंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कुछ कुछ सिग्निफिकेंस। अब उसका महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इम्पोर्टेंस यही है कि वो सिटीजन्स को ये याद दिलाता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स तो मिले हुए हैं, साथ में आपका कुछ कुछ कर्तव्य भी है जो आपको करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो आपको करना है। ये हर सिटीजन को ना याद दिलाता है कि आपको एंटी नेशनल मतलब देश विरोधी काम नहीं करने हैं, एंटी सोशल समाज विरोधी काम नहीं करने हैं। ये सिटीजन्स के बीच में एक डिसिप्लिन लाता है, एक कमिटमेंट लाता है देश के प्रति। और ये लॉ के थ्रू इन्फोर्सिएबल है, ये कोर्ट में नहीं जा सकते आप इसके बारे में, पर ये पार्लियामेंट में लॉ बन सकता है और आप पर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो आपको जानना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है।
अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग लिख के रखिए कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 11 का 11 लिख के रखिए। और स्वर्ण सिंह कमेटी में ऐसा क्या था जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं किया, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिकमेंड किया था, और कांग्रेस पार्टी ने कितने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, कौन से अमेंडमेंट एक्ट में डाला, किस ईयर में डाला, और 11th नंबर फंडामेंटल राइट जो था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया और किस ईयर में डाला गया। ये सब करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर अपना अपना डाल सकते हैं। थैंक